और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे वह दूर जाकर जा गिरा। तुमने मन ही मन सोचा, मैं सच में अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता था, लेकिन जब कोई खुद तुम्हारे सिर पर चढ़ने लगे तो समझाने से कोई फायदा नहीं होता। यानी अब तुम्हारे सामने दो रास्ते थे, एक अच्छा लड़का बनना या फिर वही रूथलेस ब्रैट बन जाना जो किसी को अपनी हद पार करने नहीं देता। और इस वक्त तुमने दूसरा रास्ता चुन लिया था। वह आदमी जमीन से उठते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम्हें उसकी बकवास सुनने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए तुमने बिना जवाब दिए अपना फोन निकाला और वाइस प्रिंसिपल को कॉल कर दिया। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। ये मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे पास वाइस प्रिंसिपल का नंबर कैसे हो सकता है? तुमने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात करो। डिसिप्लिन ऑफिसर का दिमाग फिर से घूम गया। उसने मजबूरी में फोन पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी, उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। जी वाइस प्रिंसिपल, समझ गया, बहुत माफ कीजिए, मैं अभी इसे हैंडल करता हूं। कॉल खत्म होते ही उसका तुम्हें देखने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। अभी तक उसकी आंखों में तिरस्कार था, लेकिन अब उनमें सिर्फ डर था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये सच में उस फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन ये यहां स्कूल में क्यों आया है? तुमने हाथ बढ़ाकर अपना फोन वापस लिया और कहा, हेलो वाइस प्रिंसिपल। दूसरी तरफ से तुरंत गर्मजोशी भरी आवाज आई, प्रिंसिपल अभी बाहर गए हुए हैं। मास्टर हेज ने मुझे सब बता दिया है। आप वहीं रुकिए, मैं फ्री होते ही खुद आपसे मिलने आता हूं। सच तो यह था कि वाइस प्रिंसिपल खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मास्टर हेज ने अचानक अपने बेटे को यहां क्यों भेज दिया। डी रैंक टैलेंट के साथ यहां ट्रेनिंग करना उसके हिसाब से भी टाइम वेस्ट ही था, लेकिन उसने ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं समझा। कॉल खत्म होते ही ट्रेवर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने तुरंत झुककर कहा, मैं आपकी पहचान समझ नहीं पाया यंग मास्टर। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने बस सिर हिलाया और अगले ही पल उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स यह देखकर पूरी तरह दंग रह गए। तुमने बिना ज्यादा परवाह किए कहा, चलो देखते हैं किंग्सवेल एकेडमी, आखिर कितनी बड़ी एकेडमी है। क्लोई मुस्कुराई और तुरंत तुम्हारे पीछे चल पड़ी। रास्ते में तुमने कैजुअली कहा, किंग्सवेल के स्कूल्स भी कुछ ऐसे ही हैं। ज्यादातर एलीट फैमिलीज के बच्चे आते हैं और अपनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाना पसंद करते हैं। आखिर यहाँ हर कोई किसी न किसी पावरफुल फैमिली से आता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके दूसरों को कुचलते हैं। क्लोए ने तुम्हारी तरफ देखा, जैसे मन ही मन कह रही हो, भाई तुम तो खुद अपनी बात का पूरा एग्जाम्पल हो। तभी पास से कुछ लोगों की तेज हंसी सुनाई दी और उसी के साथ एक ताना कानों में पड़ा, एक घटिया कॉमोनर को लगता है कि वह किंग्सवेल एकेडमी में पढ़ने लायक है। तुमने आवाज की तरफ देखा तो दो स्टूडेंट्स एक काले बालों वाली लड़की का रास्ता रोक कर खड़े थे। उसके गोरे चेहरे पर कई कट्स के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसे देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सी याद चमकी। कई साल बाद तुम इसी लड़की को फिर से देखोगे, ग्रेट लव की इमॉर्टल एम्परर को, जिसे कभी तुमने एक मामूली एंड से ज्यादा नहीं समझा था। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वह असल में एक रीबॉर्न एम्प्रेस थी और तुम्हारी पिछली जिंदगी में वही 9 स्टेज गॉड बनी थी। लेकिन अभी वह लड़की घायल थी और इन बलीज के बीच फंसी हुई थी। तभी सिस्टम का क्वेस्ट सामने आया। क्वेस्ट, एम्प्रेस की मदद करो और इन बुलीज को सजा दो। रिवॉर्ड, फेक कमांडिंग बोन। क्वेस्ट पढ़ते ही तुम वहीं रुक गए, क्योंकि जिस लड़की को ये लोग अभी बुली कर रहे थे वही भविष्य की एम्प्रेस थी। उधर भीड़ के बीच वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें उठाती है और अपने उन हाथों को देखती है जो उसके लिए अब भी अजनबी लग रहे थे। इन हाथों पर उसकी पिछली जिंदगी की तरह कोई स्कार्स नहीं थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी तकलीफें झेली थीं, उनका कोई निशान अभी उसके शरीर पर नहीं था। वह सच में जिंदा थी और यह एहसास होते ही नैटली क्रो के दिल में ऐसी खुशी उमड़ पड़ी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह एक ऐसी सुप्रीम एम्प्रेस थी जिसने एक पूरे युग पर राज किया था, लेकिन 10वें स्टेज तक पहुंचने की कोशिश में हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना करते हुए उसकी मौत हो गई। मरने से ठीक पहले उसने एक स्पेस टाइम आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर दिया था और अब जब उसकी आंखें खुलीं
तो उसने खुद को उसी नाम वाली एक साधारण लड़की के शरीर में पाया। यानी उसकी कोशिश सच में काम कर गई थी। मैं जिंदा हूं। अब मैं दोबारा ग्रेट लव को फैलाने और लोगों की ताकत हासिल करने का रास्ता शुरू कर सकती हूं। तभी ब्रियाना वॉज ने नेटली को घूरते हुए ताना मारा, तुम जैसी कोई मामूली लड़की बस चुपचाप दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ब्रियाना को लगा नैटली डर के मारे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन नैटली ने सामने खड़े दोनों लोगों को ध्यान से देखा और कुछ ही पलों में सब समझ गई। ब्रियाना वॉस और डिलन मर्सर ही वे दो लोग थे जो उसके इस पुराने शरीर को सबसे ज्यादा परेशान करते थे। ये सब पिछले महीने तब शुरू हुआ था जब नैटली से गलती से ब्रियाना की टेक्स्ट बुक डेस्क से नीचे गिर गई थी और उसी दिन से दोनों ने उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया था। आज इस महीने में चौथी बार था जब उन्होंने उसे घेरा था। नैटली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कहती हो, मुझे फिश बनना ही पसंद है। इतना कहते ही वह एक कदम आगे बढ़ी और उसके शरीर से ऐसी भारी ऑरा निकलने लगी कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स तक सहम गए। नैटली ने अपनी बात पूरी की, लेकिन ऐसी फिश जो धारा के खिलाफ तैरे और जरूरत पड़ने पर काट भी ले। अगले ही पल उसने ब्रियाना की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी और ब्रियाना दर्द से ऐसे चीखी जैसे कोई उसे जिंदा काट रहा हो। आसपास खड़े स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। नैटली क्रो ने पलटकर जवाब दे दिया। तभी डिलन मर्सर गुस्से में नैटली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नैटली ने तुरंत उसका वार बचा लिया। उसके शरीर से निकल रही ताकत महसूस करते ही वह समझ गई कि डिलन पीक सेकंड स्टेज पर है। नैटली अभी लेवल 5 पर थी, इसलिए उसे पता था कि डिलन को हराना आसान नहीं होगा। डिलन ने गुस्से में कहा, ब्रियाना, तुम पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूं। तभी एक और आवाज गूंजी, रुको, एक लड़की को रुलाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? आखिर कैसा आदमी है जो किसी बेबस लड़की को बुली करता है? आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने तुरंत उस नए लड़के की तरफ देखा। ये कौन है जो डिलन मर्सर के मामले में टांग अड्डा रहा है? गया काम से। डिलन के सामने खड़े होने वाला पिछली बार का लड़का सिर्फ स्कूल से निकाला नहीं गया था, उसका डांटियन भी रातों रात बर्बाद कर दिया गया था। नैटली ने भी भौहें सिकोड़कर उस लड़के को देखा और मन ही मन सोचा, ये कौन है? डिलन ने भी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुमने बेफिक्री से कहा, मुझे कमजोर लोगों को बुली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पास खड़ी क्लोई ने यह सुनते ही अपना माथा पकड़ लिया और मन ही मन बोली, यंग मास्टर, आखिर कर क्या रहे हैं? यहां सबसे बड़ा बली तो खुद यही है। डायलन ने तुम्हें घूरते हुए कहा, कहां से आया है ये ट्रैश? क्या तुम्हें पता भी है डिलन कौन है? ये मर्सर पेट्रियार्क का बेटा है। अब निकल यहां से। ये सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तो ये मर्सर हैं? ईथन की यादों में मर्सर फैमिली एक बड़ा घराना था, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वे ऐसे नए अमीर थे जो हेज फैमिली की चापलूसी करके ऊपर आए थे। तुमने बेपरवाही से कहा, तो क्या? टाइलन को उम्मीद थी कि मर्सर फैमिली का नाम सुनते ही तुम डर जाओगे, लेकिन तुम्हारी शांत प्रतिक्रिया देखकर उसके मन में भी हल्की बेचैनी पैदा हो गई। किंग्सवेल में मर्सर नाम सुनकर कोई इतना शांत नहीं रहता था, इसलिए उसने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए कहा, यह हमारा निजी मामला है, प्लीज इसमें मत पड़ो। तुमने तुरंत पलटकर कहा, निजी मामला? दिन दहाड़े अपने क्लासमेट को बुली करना तुम्हारे लिए निजी मामला है? डिलन ने कंधे उचकाकर कहा, अगर उसे बुली किया जा रहा है तो शायद उसे खुद भी देखना चाहिए कि उसकी हालत ऐसी क्यों है। तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बात तो सही है, लेकिन तुम खुद भी तो बहुत बदसूरत हो, पहले खुद को आईने में देख लो। नैटली की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़के में तो सच में ग्रेट लव की काफी पोटेंशियल है। डायलन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज्यादा मत उछल, तुमने हंसकर पूछा, वरना क्या करोगे? अब डिलन से और सहन नहीं हुआ। वह अचानक आगे झपटा और उसकी दाहिनी मुट्ठी में एनर्जी जमा होने लगी। सीधा निशाना तुम्हारा चेहरा था। यह मर्सर फैमिली की खतरनाक सीक्रेट टेक्निक थी, ड्रैगन स्ट्राइक। किसी आम इंसान को यह वार लग जाए तो उसका मरना या बुरी तरह घायल होना तय था। क्लोई की आंखें डर से सिकुड़ गईं। यंग मास्टर, संभल कर। नैताली का दिल भी एक पल के लिए कस गया, लेकिन जहां सबको लगा था कि अब तुम बुरी तरह पिटने वाले हो,
वहां तुम पीछे हटने के बजाय सीधे डायलन के आते हुए वार की तरफ बढ़ गए। दोनों की मुट्ठियां टकराईं और अगले ही पल एक जोरदार शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। डायलन के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह सीधे 10 मीटर दूर एक फाउंटेन में जाकर जोर से गिरा। कुछ पल के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छाया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। फिर पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। होली क्रैप! ये कैसे हो सकता है? डिलन तो पीक सेकंड स्टेज पर है ना। यंग मास्टर ने पीक सेकंड स्टेज के फाइटर को एक ही वार में हरा दिया। उसने एक ही मूव में पीक सेकंड स्टेज वॉरियर को गिरा दिया। एक तरफ खड़ी नैटली तुम्हें गंभीर नजरों से देख रही थी। कुछ देर पहले तुम्हारे शरीर से निकली वह ताकत उसे अंदर तक हिला गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का आखिर है कौन? अचानक कहां से आ गया? तभी भीड़ में किसी ने डराते हुए कहा, मर्सर फैमिली के पास 7th स्टेज वॉरियर्स हैं। अब तू गया। अगले ही पल डिलन फाउंटेन से बुरी तरह निकलकर खड़ा हुआ। तुमने उसे एक थप्पड़ मारा था, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ कहने की कोशिश की तो तुमने उसे दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। भीड़ फिर से हक्की बक्की रह गई। टायलन ने गुस्से में कहा, लड़के, मेरे डैड 7th स्टेज वॉरियर हैं। क्या तू चाहता है कि तेरे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाए? तुमने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, तो फिर इतना स्ट्रांग है कि मेरे घर पर गार्ड की नौकरी कर सके? डिलन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम किंग्सवेल के हेड्स हो? अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं तो, उसने ब्रायना की तरफ देखते हुए कहा, डायलन, इसे खत्म कर दो। क्लोई तुरंत तुम्हारे पास आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखें भी सिकुड़ गईं। उधर नैटली ने मन ही मन सांस छोड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे लिए खड़ा होगा। लगता है अब मुझे भी अपना वो मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी डिलन ने अचानक एक जेड टलिस्मन निकालकर उसे तोड़ दिया। अगले ही पल स्पेस फट गया और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आ गया। डिलन ने तुरंत कहा, अंकल वॉल्टर, इस लड़के को मेरे लिए खत्म कर दो। लेकिन उसी समय उसे जैसे कुछ याद आया और वह घबरा कर बोला, यंग मास्टर, पैट्रिया कभी हेड्स फैमिली से मिलने आने वाले हैं और ऐसे समय पर। तुमने उसकी बात काटते हुए कहा, बहुत बातें हो गईं, करो इसे। वॉल्टर ने बेबसी से सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर तुम्हारा चेहरा देखा, उसका दिल लगभग रुक गया। वॉल्टर 5th स्टेज वॉरियर था और उसे देखकर डिलन को लगा कि अब तुम्हारा काम तमाम है। लेकिन वॉल्टर की आंखों का वह बदला हुआ भाव देखते ही तुम्हें समझ आ गया कि शैडो गार्ड को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बैकअप खुद तुम्हारे सामने खड़ा था। डिलन ने गुस्से में अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की और सीधे तुम्हारी तरफ जोरदार अटैक कर दिया। रुको! वॉल्टर की धाड़ गूंजी और उसने एक ही पल में डिलन के अटैक को चकनाचूर कर दिया। इसके तुरंत बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हुई और डिलन फिर से स्तब्ध रह गया। पूरे आसपास सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद वॉल्टर ने जैसे ही खुद को संभाला, वह सीधे तुम्हारे सामने घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मिस्टर हेस। कुछ पल की खामोशी के बाद भीड़ में ऐसा हंगामा मचा जैसे सबके होश उड़ गए हों। होली शिट, ये तो किंग्सवेल के हेज हैं। ये तो मार्शल गॉड के बेटे हैं। ये सुनते ही डिलन और ब्रियाना के चेहरे सफेद पड़ गए और उनके पैर डर से कांपने लगे। हेज फैमिली का यंग मास्टर, ये कैसे हो सकता है? तभी वाइस प्रिंसिपल भी भागता हुआ वहां पहुंच गया। उसने दूर से ही झुककर कहा, माफ कीजिए मिस्टर हैज, आपको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। उसकी इस एक बात ने तुम्हारी पहचान पूरी तरह साफ कर दी। नैताली की आंखें शौक से फैल गईं। ये 9th स्टेज मार्शल गॉड का बेटा है? डायलन के मुंह से अब एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वॉल्टर घबराकर तुम्हारे सामने झुकते हुए बोला, मिस्टर हेज, मेरा यंग मास्टर अभी छोटा और ना समझ है, प्लीज। तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी? वॉल्टर का शरीर कांप गया और उसने तुरंत अपना माथा जमीन पर टेक दिया। अब डिलन भी पूरी तरह टूट चुका था। वह घुटनों पर गिरा और बार बार सिर झुकाते हुए बोला, मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर हेज, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप। तुमने ठंडे स्वर में पूछा, अभी तो तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे, याद है? डिलन डर के मारे कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए। फिर उसने ब्रियाना की तरफ देखा, हमें छोड़ दीजिए मिस्टर हैज, हमसे गलती हो गई। तुमने कहा, मुझसे नहीं, उसे माफी मांगो। यह सुनकर नैताली भी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसके मन में सवाल उठा, यह अजनबी आखिर मेरे लिए इतना क्यों खड़ा हो रहा है?
तुमने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे बुलीज बिल्कुल पसंद नहीं। डिलन और ब्रियाना को लगा जैसे उन्हें डूबते हुए सहारा मिल गया हो। उन्होंने सोचा, इसने इस लड़की के लिए स्टैंड लिया है, जरूर दिल का अच्छा होगा, शायद अब हमें छोड़ देगा। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी नजर वॉल्टर पर गई और तुमने ठंडे स्वर में कहा, अब इसे खुद संभालो। हाँ, अगर इनकी ताकत और इनके हाथ पैर सही सलामत रहे तो मुझे खुशी नहीं होगी। वॉल्टर ने घबरा कर कहा, मिस्टर हेस, ये। तभी तुम्हारे हाथ के पास बिजली चमकी और वॉल्टर के पैरों के ठीक बगल में एक तेज लाइटनिंग आकर गिरी। तुमने ठंडे स्वर में कहा, एक शब्द और बोला तो तुम भी इनके साथ जाओगे। वाइस प्रिंसिपल तुम्हारे हाथ में चमक रही लाइटनिंग को देखकर पूरी तरह जम गया। ये लाइटनिंग? डायलन ने आखिरी कोशिश करते हुए कांपती आवाज में कहा, मिस्टर हेज, मेरे डैड मर्सर पैट्रियार्क हैं, पूरा मर्सर फैमिली मेरे पीछे है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तुमने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस हाथ हल्का सा घुमा दिया। अगले ही पल दो तेज लाइटनिंग बोल्ट्स सीधे डायलन और ब्रायना के डेंटियन और उनके हाथ पैरों में जा घुसे। दोनों जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। तुमने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पीछे मर्सर फैमिली है, लेकिन मर्सर फैमिली के पीछे हेज फैमिली खड़ी है। टिंग क्वेस्ट कंप्लीट। ऑब्टेन्ड फेक कमांडिंग बोन। ये फेक कमांडिंग बोन सभी 3000 ग्रैंड डॉस के साथ नेचुरली अलाइंड है। चाहे लॉस को समझना हो या अपने रेल्म को आगे बढ़ाना हो, हर चीज तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाती है। रिवॉर्ड मिलते ही एक जबरदस्त ताकत तुम्हारे शरीर में भरने लगती है और तुम्हें साफ महसूस होता है कि नेचुरल एनर्जी को समझने की तुम्हारी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अब सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं, बल्कि एल्केमी, फॉर्जिंग और टैलिस्मन्स जैसी चीजें भी तुम्हें बेहद आसान लगने लगती हैं, जैसे इन्हें सीखने में कोई मेहनत ही नहीं लगती। ये देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। वो लाइटनिंग, ऐसा कोई डी रैंक टैलेंट वाला इंसान कभी नहीं कर सकता। क्या यंग मास्टर की यूजलेस होने वाली रेप्यूटेशन शुरू से ही झूठी थी? तभी वाइस प्रिंसिपल होश में आते हैं और सबके सामने घोषणा करते हैं, डिलन मर्सर और ब्रियाना वॉस ने गलत हरकत की है और अपने परिवार के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक क्लासमेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए आज से डिलन मर्सर और ब्रियाना वॉस को किंग्सवेल एकेडमी से निकाल दिया जाता है। इतना सुनते ही आसपास की भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। सिर्फ आज की एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा मामला हो गया। दोनों की कल्टीवेशन बर्बाद हो गई और अब उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। और ये सब उस लड़के की वजह से हुआ जो बीच में खड़ा है। उधर वॉल्टर का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह जानता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी तुमने शांत आवाज में कहा, अब जैसा ठीक लगे वैसा संभाल लो। तुम्हारी बात सुनते ही वॉल्टर ने दांत भींचे और तुरंत मर्सर फैमिली के शैडो गार्ड को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, लोगों को तुरंत भेजो और पूरी वॉस फैमिली को खत्म कर दो। इतना कहने के बाद उसने अचानक अपनी हथेली अपने ही डंटियन पर दे मारी। धमाके के साथ वॉल्टर की कल्टीवेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई। तुम ये देखकर वहीं जम गए। ये क्या कर दिया तुमने? खुद को ही क्यों मार लिया? वॉल्टर ने खून उगलते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। रुको, क्या आपने मुझे नहीं कहा था? तुमने हैरानी से पूछा। मैंने तो सिर्फ इन दोनों लूजर्स को यहां से बाहर ले जाने के लिए कहा था। यह सुनते ही वॉल्टर गुस्से और सदमे में इतना टूट गया कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। तुमने फिर नैटली की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? नैटली ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि तुमने आखिर उसकी मदद क्यों की। क्या तुम सच में सिर्फ पुलिस के खिलाफ खड़े हुए थे? वजह चाहे जो भी हो, उसके मन में एक बात साफ थी, अब वह तुम्हारी एहसानमंद थी। तभी क्लोई आगे आई और प्यार से नैताली का हाथ पकड़ते हुए बोली, डरो मत, हमारे यंग मास्टर असल में बहुत अच्छे हैं। नैताली ने हल्का सा सिर हिला दिया। इसके बाद तुम वाइस प्रिंसिपल के साथ वहां से निकल गए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर पहुंचते ही वाइस प्रिंसिपल ने बहुत सम्मान के साथ तुम्हें एक एडमिशन लेटर दिया और कहा, मिस्टर हेज, ये रहा आपका स्पेशल एडमिशन लेटर। उसका रवैया अब पूरी तरह बदल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं मजाक देख रहा हूं? जो लड़का मर्सर फैमिली के लोगों को इतनी आसानी से हरा सकता है, उसे अब तक लूजर समझा जाता था। तुमने अपना क्लास स्केड्यूल देखा। बेसिक एल्केमी,
इंट्रो टू फॉर्जिंग और इंट्रो टू टैलिस्मन्स जैसे सब्जेक्ट्स तुम्हारे सामने थे। फेक कमांडिंग बोन की वजह से जो नॉलेज दूसरों को सीखने में कई दशक लग सकते थे, वही अब तुम्हारे लिए किसी बच्चे के खेल से ज्यादा मुश्किल नहीं थी। एडमिशन का काम पूरा होते ही तुम सीधे ट्रेनिंग रूम्स की तरफ निकल गए। जैसे ही तुम अंदर पहुंचे, तुम्हारी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दूसरे चैम्बर में जा रही थी। वह नैताली थी। लगता था वह भी यहीं ट्रेनिंग करती थी, लेकिन तुम्हें पहले से पता था कि वह रीबॉर्न एम्प्रेस है, इसलिए तुमने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और उसके ठीक बगल वाले चैम्बर में चले गए। अंदर पहुंचकर तुमने गहरी सांस ली और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। तुम्हें अपने शरीर के अंदर फेक कमांडिंग बोन की हल्की पर्पल चमक साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे आदेश मिलते ही वह बोन जोर जोर से कांपने लगी और अगले ही पल उसके अंदर से एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ। ट्रेनिंग एरिया के अंदर धीरे धीरे बह रही सारी एनर्जी अचानक उस खिंचाव की तरफ जाने लगी और देखते ही देखते तेजी से तुम्हारे शरीर में समाने लगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह खिंचाव सिर्फ तुम्हारे चैम्बर तक सीमित नहीं रहा। वह दीवार के आर पार जाकर बगल वाले चैम्बर की एनर्जी को भी अपनी तरफ खींचने लगा। उधर नैताली अपने चैम्बर में बिल्कुल शांत बैठी थी और उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद एक सिकेडा के आकार की ओरा पर टिकी थी। ये कोई साधारण ओरा नहीं थी, ये उसका स्पेस टाइम आर्टिफैक्ट कोल्ड सिकेडा टीयर था। हालांकि अब उसमें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी बची थी, फिर भी वह छोटा सा हिस्सा उसके लिए बेहद जरूरी था। अगर वह इस सिकेडा ओरा को धीरे धीरे रिफाइन कर लेती तो उसकी पावर अब भी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। नैटली उसे अब्सॉर्ब करने ही वाली थी कि तभी बगल वाले चेंबर से एक जबरदस्त खिंचाव आया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके हाथ से सिकेडा ओरा सीधा खींचकर बाहर चली गई। नैटली की आंखें फैल गईं। अरे, ये क्या हो गया? मेरी चीज कहाँ गई? उधर जैसे जैसे वह एनर्जी तुम्हारे शरीर में आ रही थी, तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि तुम्हारा शरीर, मेरिडियंस और स्पिरिचुअल पावर बेहद तेजी से मजबूत हो रहे हैं। कुछ ही पलों में तुम्हारा लेवल बढ़कर सेकंड स्टेज लेवल 7 हो गया। अगर तुम्हारी इतनी तेज ग्रोथ की खबर पूरी एकेडमी में फैल जाती तो शायद हर कोई सदमे में चला जाता। लेकिन तभी तुम्हारे शरीर के अंदर अचानक एक सिकाडा के आकार की रोशनी दिखाई दी। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ऐसी स्पेस टाइम पावर फट पड़ी जो जैसे रियलिटी के नियमों को ही चुनौती दे रही थी। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। एम्प्रेस को बचाने के बाद आखिरकार उसने तुम्हें सीरियसली लिया और तुम्हें अपना सबसे कीमती आर्टिफैक्ट दे दिया। तुम्हारे सिर के ऊपर तुरंत एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तैर गया। फिर सिस्टम की आवाज दोबारा आई। टिंग, ऑब्टेन्ड 9th स्टेज आर्टिफैक्ट कोल्ड सिकेडा टीयर। तुम्हारी स्पेस टाइम लॉज को समझने की क्षमता अचानक तेजी से बढ़ गई। अब तुम कहीं भी सिकेडा मार्क बना सकते थे और उसी जगह पर तुरंत टेलीपोर्ट हो सकते थे। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर एक सिल्वर वाइट कोल्ड सिकेडा शांत होकर तैर रही थी। अभी कुछ ही पल पहले तो यह सिर्फ एक छोटी सी ओरा थी, लेकिन अब तुम्हारे टांटियन के अंदर इतनी बड़ी सिकेडा कैसे बन गई? तुम पूरी तरह हैरान थे। मैंने तो बस थोड़ी ट्रेनिंग की थी, फिर ये बोनस कहाँ से मिल गया? तभी तुम्हें बात समझ आई। लगता है सिस्टम ने फिर कुछ गड़बड़ कर दी। ये तो नैताली की चीज है ना? लेकिन अगले ही पल तुमने कंधे उचकाए। जो भी हो, फायदा तो मेरा ही हुआ। इतना सोचकर तुम बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नेटली खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसे बना हुआ था जैसे किसी ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया हो। तुम्हारी आंखें हल्की सी चमकी। कवर नहीं खुलना चाहिए, इसलिए तुमने सामान्य बनते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? असल में नैटली खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी कोल्ड सिकाडा टीयर की ऑनरा आखिर पूरी तरह गायब कैसे हो गई। उसने साफ महसूस किया था कि उसके आर्टिफैक्ट का कोर किसी ताकत ने जबरदस्ती खींच लिया था, लेकिन जैसे ही वह अपने चैम्बर से बाहर आई, सब कुछ गायब था। जैसे किसी ने उसकी ऑनरा को उसी पल पूरी तरह रिफाइन कर लिया हो। वह अनजाने में तुम्हारी तरफ देखने लगी और उसी समय उसकी नजर तुम्हारी नजर से टकरा गई। दोनों के बीच अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं उस टीयर को ढूंढ रहा हूं। यह बहुत कीमती है। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में भी यही था,
इसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोल्ड सिकाड़ा टीयर मेरे पास है। आखिर नैताली ने ही चुप्पी तोड़ी और पूछा, तुम भी यहां ट्रेनिंग करने आए थे? तुमने सामान्य तरीके से कहा, हाँ अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ है। नैटली ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, और आज पहले जो हुआ उसके लिए फिर से थैंक्स। तुमने कहा, कोई बात नहीं। फिर तुमने कैजुअली पूछा, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? नैताली ने जवाब दिया, ठीक थी, बस सेकंड स्टेज लेवल 7 तक पहुंच पाई। तुमने भी बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, ओह ठीक है। लेकिन अगले ही पल तुम्हें खुद एहसास हुआ कि शायद तुमने ज्यादा ही कैजुअली बोल दिया। नटेली का चेहरा तुरंत जम गया। उसे आज सुबह की बात साफ याद थी। उस समय तुम मुश्किल से सेकंड स्टेज में पहुंचे थे, लेकिन अब क्या लेवल? उसने तुम्हें इतनी तेज नजरों से देखा कि तुम्हें भी हल्की झुरझुरी महसूस हुई। तुमने तुरंत कहा, बस थोड़ा मोमेंटम जमा हो गया था। शायद तुम्हें लगता है ट्रेनिंग मेरे लिए पानी पीने जितनी आसान है। नैताली पूरी तरह हैरान थी। उसके मन में एक विचार आया, क्या इसने कोल्ड सिकाड़ा टीयर को रिफाइन कर लिया? लेकिन उसने तुरंत उस सोच को नकार दिया। उस टीयर के अंदर स्पेस टाइम लॉज हैं। यहां तक कि मैं भी उसे धीरे धीरे ही रिफाइन कर सकती हूं। एक सेकंड स्टेज वाला इंसान उसे एक ही बार में कैसे अब्जॉर्ब कर सकता है? तुम्हारी इतनी तेज ग्रोथ देखकर नैटली के अंदर फिर बेचैनी बढ़ गई। लेकिन उसके पास यहां रुकने का समय नहीं था। उसे किसी भी हालत में अपना टीयर ढूंढना था। इसलिए उसने कहा, उम मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूं। तुमने भी तुरंत कहा, मुझे भी कुछ काम है, और दोनों अलग अलग दिशाओं में जल्दी जल्दी निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद जब तुम एल्केमी लैब पहुंचे तो वहां भी नैटली अचानक तुम्हारे सामने आ गई। तुम दोनों अचानक आमने सामने आकर रुक गए और कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या बोलें, क्योंकि माहौल अचानक बहुत ऑकवर्ड हो गया था। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नैटली यहां भी होगी, लेकिन अब जब तुम यहां आ ही गए थे तो तुम्हारा असली मकसद साफ था, फेक कमांडिंग बोन की मदद से अपनी एल्केमी को खुद टेस्ट करना। उधर नैटली को अपना कोल्ड सिकेडा टीयर अभी तक नहीं मिला था, इसलिए उसने अपनी ट्रेनिंग तेज करने के लिए कुछ पिल्स बनाने का फैसला किया। आखिर वह एल्केमी की सुप्रीम ग्रैंड मास्टर रह चुकी थी, जबकि तुम्हें एल्केमी के बारे में अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज ही थी। यह सुनकर नैटली ने आईब्राउ उठाई, क्योंकि तुम्हारी अचानक बढ़ी हुई पावर पहले ही उसके लिए एक रहस्य थी, और अब तुम एल्केमी जानने का दावा भी कर रहे थे। उसके मन में ख्याल आया, जब तक मुझे कोल्ड सिकेडा टीयर नहीं मिलता, क्यों ना इसके साथ ही पिल्स बना लूं। इतना सोचकर नैटली पास रखे हुए खाली कॉल्ड्रन की तरफ बढ़ गई। तुमने उसे ध्यान से देखा और सोचा कि आखिर वह एक एम्प्रेस रह चुकी है, इसलिए अल्केमी में उसका अनुभव तुमसे बहुत आगे होगा। पहले उसे देखकर सीख लेना ही सही रहेगा। नैटली कॉल्ड्रन के सामने खड़ी हुई और उसकी हथेली से स्पिरिचुअल फ्लेम्स निकलकर कॉल्ड्रन को चारों तरफ से घेरने लगीं। फिर स्पिरिचुअल हर्ब्स आग के अंदर घूमते हुए धीरे धीरे पिघलकर लिक्विड मेडिसिन में बदलने लगीं। तुम एक तरफ खड़े होकर उसकी हर मूवमेंट को बड़े ध्यान से देखते रहे, और तभी तुम्हारे अंदर मौजूद फेक कमांडिंग बोन हल्के से गुनगुनाने लगा। उसके साथ ही एल्केमी से जुड़ी अनगिनत समझ तुम्हारे दिमाग में उमड़ने लगी, और देखते ही देखते तुम्हारे दिमाग में कई दशकों का एल्केमी एक्सपीरियंस भर गया। तभी नैटली के मुंह से खुशी की हल्की आवाज निकली और कॉल्ड्रन अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल 3 सुप्रीम पिल्स और 4 हाई ग्रेड पिल्स हवा में तैरने लगीं। नैटली की आंखों में संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। अगर एकेडमी के पुराने एल्डर्स उसे इतनी आसानी से सुप्रीम पिल्स बनाते हुए देख लेते तो शायद उनके मुंह खुले के खुले रह जाते, क्योंकि ज्यादातर अल्केमिस्ट्स दशकों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते थे। नैटली ने अब तुम्हारी तरफ देखा और उसे पूरा भरोसा था कि तुम्हारे चेहरे पर शौक होगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला, तुम्हारी क्वेंचिंग टेक्निक सही नहीं थी। नैटली एकदम जम गई। क्या कहा? उसके सिर के ऊपर जैसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। आखिर यह उसकी खुद बनाई हुई 9 टर्न फ्रॉस्ट टेक्निक थी, और अब सेकंड स्टेज का एक लड़का उसे बता रहा था कि उसकी टेक्निक में गलती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले तुम सीधे कॉल्ड्रन के पास पहुंच गए। नैटली ने हैरानी से पूछा, तुम खुद पिल बनाने वाले हो? अपनी rebirth के बाद से नटेली को लग रहा था कि अजीब घटनाएं उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थीं।
पहले मार्शल गॉड का बेटा उसके लिए खड़ा हुआ और उससे ज्यादा ताकतवर लोगों को आसानी से हरा दिया। फिर उसके कोल्ड सिकेडा टीयर की बची हुई ऑरा अचानक गायब हो गई और अब तो हद ही हो गई थी। वह खुद लेजेंडरी अल्केमिकल एम्प्रेस थी और एक बिल्कुल रूकी उसे उसकी एल्केमी गलत बता रहा था। नैताली ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, हा हा, आखिर दुनिया पागल हो गई है या मैं। फिर उसने तुम्हें इंग्रेडिएंट्स चुनते हुए देखा और तुम्हारी थोड़ी अनाड़ी मूवमेंट्स देखकर हल्की सी सांस छोड़ दी। चलो, यंग मास्टर शायद मेरे सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि अब क्या होगा। पहले कॉल्ड्रन में जोरदार धमाका होगा और फिर सिर्फ जला हुआ कबाड़ बचेगा। लेकिन तभी तुमने अपना हाथ उठाया और इंग्रेडिएंट्स को एकदम सही क्रम में कॉल्ड्रन में डालना शुरू कर दिया। नैटली की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। माइंड मैनिपुलेशन? उसे समझ नहीं आया कि एक रुकी यह कैसे कर सकता है। उसे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि तुम्हारी टेक्निक देखने में भले ही थोड़ी कच्ची लग रही थी, लेकिन तुम्हारी हर मूवमेंट नेचुरल लॉज के साथ बिल्कुल सही बैठ रही थी। जैसे तुमने अभी अभी उसकी हर मूवमेंट को देखकर उसे हूबहू अपने अंदर उतार लिया हो। नैटली अभी तुम्हारी तारीफ करने ही वाली थी कि उसने देखा तुमने कई ऐसे हर्ब्स उठा लिए जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे और उन्हें एक साथ कॉल्ड्रन में डाल दिया। नैटली वहीं जम गई। तुम ये क्या कर रहे हो? अभी रुको, फ्रॉस्ट हार्ट ग्रास और फायर गनोडर्मा एक साथ डालोगे तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दोनों ऑपोजिट एनर्जीज आपस में पूरी तरह मिल गईं। नेटली की आंखों में अविश्वास भर गया। माय गॉड! एक फॉर्मर अल्केमिकल सुप्रीम ग्रैंडमास्टर होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि आइस और फायर का आपस में टकराना अल्केमी का सबसे बड़ा रूल था और इन्हें बैलेंस करने के लिए उसे भी सीक्रेट टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता था। तुमने बिना रुके समझाया, क्वेंचिंग थोड़ा पहले करना चाहिए। आइस टाइप हर्ब्स की एनर्जी 7वें सेकंड तक कम होने लगती है, इसलिए उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। तुम्हारी बात सुनते ही नेटली को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, क्योंकि यही वह समस्या थी जिसे हल करने के लिए उसने अपनी 9 टर्न फ्रॉस्ट टेक्निक बनाई थी। वह तुम्हें कुछ जवाब देने ही वाली थी कि अचानक कॉल्ड्रन जोर जोर से कांपने लगा और तभी पिल बनने के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने उसमें 3 और हर्ब्स डाल दिए। नेटली घबरा कर चिल्लाई, रुको, अभी हर्ब्स डालोगे तो। लेकिन उसके सामने कॉल्ड्रन फटने के बजाय सूरज जैसी तेज रोशनी से चमक उठा और उसके ढक्कन के ठीक ऊपर एक हल्की फैंटम इमेज बनने लगी। नेटली की सांस अटक गई। अगर ये एल्केमिकल मैनिफेस्टेशन है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि ये वही लेजेंडरी फिनोमिनन था जो सिर्फ तब दिखाई देता था जब कोई बिल्कुल परफेक्ट पिल बनती थी। अगले ही पल तुमने कॉल्ड्रन पर जोर से हाथ मारा और उसमें से 7 चमकती हुई लाइट स्ट्रीम्स बाहर निकल गईं। उनके साथ 7 ट्रिपल पैटर्न सुप्रीम पिल्स हवा में तैरने लगी। नैताली का दिमाग जैसे पूरी तरह बंद पड़ गया। कैसे? तुमने ये कैसे किया? तुमने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, अभी तुम्हें बनाते हुए देखा और सीख गया। नैटली की आंखें कांपने लगीं और उसके मन में एक अविश्वसनीय ख्याल आया, कहीं ये कोई एल्केमी इमॉर्टल तो नहीं जो दोबारा जन्म लेकर आया है। फिर उसने खुद को संभाला और पूछा, वैसे ये कौन सी पिल है? तुमने पूछा, कौन सी? नैताली ने गहरी नजरों से पिल्स को देखते हुए कहा, इसे पिल ऑफ ग्रेट लव कहते हैं। तुमने पूछा, और इसका काम क्या है? नेटिले ने समझाया, इसकी मास्टर पिल और स्लेव पिल होती है। जो इंसान स्लेव पिल लेता है उसकी एनर्जी मास्टर पिल लेने वाले के पास ट्रांसफर हो जाती है। यानी एक इंसान दूसरे के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है, इसलिए इसे पिल ऑफ ग्रेट लव कहते हैं। तुम्हारे सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क तैर गया। ये तो किसी गलत कल्ट की चीज लग रही है। आखिर इसे इस्तेमाल कौन करेगा? लेकिन इतना सोचने के बावजूद तुमने सारी पिल्स चुपचाप अपनी जेब में रख लीं और बोले, जिसने भी ये पिल बनाई होगी वह तो जीनियस रहा होगा। इतनी सेल्फलेसनेस, मैं तो सच में प्रभावित हो गया। यह सुनते ही नैटली की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा ये मुझे समझता है। फिर उसने तुरंत कहा, मेरे पास एल्केमी से जुड़े कुछ सवाल हैं। इसके बाद नैटली ने तुमसे एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू कर दिए। फेक कमांडिंग बोन की वजह से तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब था, इसलिए पहले तुमने उसकी बातें ध्यान से सुनी ताकि एल्केमी का और भी नॉलेज हासिल कर सको और फिर एक एक करके उसके सवालों के जवाब देने लगे।
नटेली की एल्केमी में गहरी मास्टरी होने के बावजूद तुम्हारी बातें सुनकर वह बार बार हैरान होती रही। होली क्रैप, ये तो कमाल है। फिर नैटली ने बताया कि उसके टैलेंट की वजह से जब भी वह पिल्स बनाती है, उसके शरीर में एक कड़ाके जैसी ठंड फैलने लगती है और बहुत सारे फायर टाइप हर्ब्स इस्तेमाल करने के बाद भी वह ठंड पूरी तरह खत्म नहीं होती। तुमने कहा, मैंने भी इस बारे में पहले सोचा था। पिछली जिंदगी में मैंने गोल्डन क्रो डिवाइन फायर तक इस्तेमाल किया था। उसे थोड़ी मदद जरूर मिली, लेकिन यह समस्या हमेशा के लिए ठीक नहीं हुई। फिर तुम्हें अचानक असली वजह समझ आ गई और तुम्हारी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसकी हीट पर्याप्त स्ट्रांग नहीं थी। नेटली तुरंत चौकन्नी हो गई। तुम्हारी बात से उसे उम्मीद जगी कि शायद तुम्हारे मार्शल गॉड डैड ने तुम्हें कोई सीक्रेट टेक्निक दी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछती, तुमने अचानक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मुंह खोलो। नैटली कुछ समझ पाती उसे पहले तुम्हारी पतली उंगली सीधे उसके मुंह में चली गई। वह पूरी तरह जम गई और उसका दिमाग कुछ पल के लिए खाली हो गया। उसने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके मुंह के अंदर से ऐसी गर्मी फैलने लगी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह सोलर एनर्जी थी, गोल्डन क्रो फायर से भी कहीं ज्यादा प्योर और पावरफुल, क्योंकि असल में वह तुम्हारा ब्लड था। तुमने समझाया, जीभ मत लगाना, लेकिन नैटली अब तुम्हारी बात सुनने की हालत में नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे ब्लड की हर बूंद को अब्जॉर्ब करने पर था, क्योंकि उसके शरीर में फैल रही गर्मी ने उसकी पूरी ठंड को दबाना शुरू कर दिया था। उधर क्लोई भी गुनगुनाती हुई एल्केमी लैब की तरफ आ रही थी। यंग मास्टर ने कहा था कि वह लैब में कुछ टेस्ट करने वाला है, इसलिए वह भी उसे देखने पहुंच गई। क्लोई तुम्हारे लैब के दरवाजे तक पहुंची और अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसे अंदर से आवाजें सुनाई दी। तुमने पूछा, कैसा लग रहा है? नैताली ने जवाब दिया, हम थोड़ा मेटलिक। तुमने तुरंत साफ किया, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे शरीर को कैसा लग रहा है? नैटली ने कहा, बहुत गर्म। बाहर खड़ी क्लोई का चेहरा यह सुनते ही शर्म से लाल हो गया। तभी अंदर से नैटली की आवाज फिर आई, तुमने ये कैसे किया? तुमने शांत स्वर में कहा, यह सीक्रेट है, लेकिन 3 बूंद और अब्सॉर्ब करो। क्लोई का चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। उधर लैब के अंदर कुछ देर बाद तुमने धीरे धीरे अपनी उंगली वापस खींच ली, क्योंकि नैताली को तुम्हारा ब्लड देते रहना कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। अपने शरीर के अंदर बढ़ती ताकत को महसूस करते ही नैटली की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। उसे साफ समझ आ गया था कि तुम्हारा ब्लड गोल्डन क्रो डिवाइन फायर से भी ज्यादा असरदार है। तभी तुमने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं चलता हूं, तुम्हारे मुंह पर 2 एहसान हो गए हैं, मैं इन्हें वापस जरूर चुकाऊंगी। ये कहते हुए नेटली वहां से जाने लगी। तुम्हें पता था कि उसका आर्टिफैक्ट अभी भी तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ और तुमने कहा, कोई बात नहीं, मुझे दूसरों की मदद करना वैसे भी पसंद है। तुम्हारी यह बात सुनकर नैटली के मन में तुम्हारी इमेज और भी अच्छी हो गई। उसे लगा, किसे पता था कि इसके अंदर भी ग्रेट लव है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन तुम ज्यादा बातचीत बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए सीधे लैब से बाहर निकल गए। तभी तुम्हारी नाक में एक जानी पहचानी हल्की सी खुशबू आई। ये क्लोई की खुशबू थी, लेकिन हॉलवे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ दूरी से अचानक शोर सुनाई दिया और एक एक्साइटेड यंग गाय लगभग खुशी के मारे रोते हुए कह रहा था, मैं आयरन ब्रिज कॉम्बैट क्लब का जितना शुक्रिया करूं कम है। यहां सिर्फ 1 हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद मेरा लेवल सीधे पीक सेकंड स्टेज से बढ़कर थर्ड स्टेज लेवल 4 हो गया। इसके बाद सीन बदलता है और आयरन ब्रिज कॉम्बैट क्लब के अंदर कई रोज में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते दिखाई देते हैं। उनमें से हर एक के शरीर के चारों तरफ एक अजीब सी क्रिम्सन ऑनरा घूम रही थी। एक स्टूडेंट जोश में चिल्ला रहा था, आयरन ब्रिज की सीक्रेट टेक्निक कमाल की है, जल्दी करो, सब लोग साइन अप करो। लेकिन तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों में तुरंत गुस्से भरी आवाजें उठने लगीं। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? 1 हफ्ते में इतनी बड़ी छलांग? मजाक कर रहे हो क्या? यह एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह फेक है। तुम भी यह सब देखकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सके और वहां से जाने ही वाले थे कि तभी तुम्हारी आंखों के सामने अचानक ब्लड रेड टेक्स्ट तैरने लगा। आखिरकार तुम वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक टाइड के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए हो। यह पढ़ते ही तुम वहीं रुक गए। क्या? ब्लैक टाइड के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। उसका लीडर पूरी तरह ईविल माना जाता था। प्रोडिजियो